किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बिहार चुनाव में जा रही है? हम लोग 1 करोड़ रोजगार देंगे। यहाँ का शिक्षा क्यों बर्बाद हुआ? शराबबंदी में खाली गरीब लोगों को जेल में क्यों भेजते हो? शराब तो सब पीता है। इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है और सितंबर में आप पैसा डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? केंद्र सरकार गरीबों को 5 किलो अनाज देकर के भिखमंगा बना दिया। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को सरेआम सजा देनी चाहिए। रेप होता है मुजफ्फरपुर में, अब मरीज को लाया जाता है मुजफ्फरपुर से पटना में, क्यों? दिखावा वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिनको आप दिखावे वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की भी उपाधि मिली हुई है, जहाँ से गांव का विकास किया जा सकता था, तो उस पैसा को इनके ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोग खा गए। क्या आपको लगता है कि इस बार की जो महिलाएं हैं बिहार की, वो नीतीश के वादों पर भरोसा करेंगी? पहले साहूकार होता था, गांव से पैसा लेते थे तो बेचारा कर चुकाते मर जाता। तो आज जीविका दीदी भी कर से परेशान है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी में जेल में डालते हैं, कोई नेता को डाले हैं 20 साल में? शराबबंदी के बाद भी कहते हैं कि बिहार में खुलकर शराब मिल रही है। शराब हर जगह मिलता है, हर जगह पीता है, और इनका हर ऑफिसर शराब के बिना शाम को नहीं रह सकता। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए क्या कहेंगे आप? सम्राट चौधरी तो मतलब क्या बोले, सम्राट चौधरी जी का डिग्री फर्जी है। इनके राज्य में जितना ब्रिज गिरा है और जितना करप्शन हुआ है उतना तो किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने जमीन को बेचना शुरू कर दिया, 400 एकड़ जमीन बेच भी दी। पढ़ लिखने के बाद भी बिहार से जाति नहीं जा रही है और लोग जातियों पर ही वोट कर रहे हैं। जिस आदमी के दिमाग में जाति आ जाए वो आदमी पढ़ा लिखा हो नहीं सकता। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार की, पलायन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन्हीं मुद्दों पर जन स्वराज पार्टी भी है। वो भाजपा के सेकंड पार्टी है। इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा चुनाव में लग रहा है, तो ये पैसा आ कहाँ से है? महादलित का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ है। लालू यादव ने बिहार को क्या दिया है? सामाजिक परिवर्तन, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई रिस्पेक्ट नहीं। हमारा देश आजाद जरूर हो गया, लेकिन अभी भी शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको अपना जो मिलना चाहिए राइट, वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज श्वेता शो में बात करेंगे बिहार राजनीति की। जी हाँ, बिहार राजनीति में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पद्मश्री से सम्मानित कांग्रेसी राजनेता डॉक्टर जगदीश प्रसाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जगदीश जी, आप डॉक्टर रहे हैं और डॉक्टर से कांग्रेसी राजनेता, मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने सफर के बारे में। देखिए, मैं तो ऐसे कार्डियक सर्जन हूँ, आपने ठीक कहा, और डायरेक्टर जनरल रहा भारत सरकार का, कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, सफदरजंग का डायरेक्टर ही रहा। नेता बनने का बात तब आई जब देखे कि देश जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान है। 2014 में ये जो आया उसके बाद देश में एक तरह से कम्युनल सिस्टम को ले आया और एक जुमले की सरकार बना दिया। इन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए और वादा किए, उसके अलावा इन्होंने बोलने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस करने की जो स्वतंत्रता थी, मीडिया को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। डेमोक्रेसी का जो प्रजातंत्र का आधार है वो इन्होंने खत्म करना शुरू किया। तो हमें लगा कि ये सब चीजों को इस सरकार को नहीं रहनी चाहिए। और फिर मैंने कहा कि हमने अपना जितना काम करना था एज ए हार्ट सर्जन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने कर लिया। जिंदगी एक ही है, अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहिए देश से। और इसकी शुरुआत मैंने 2021 में की थी और मैं अखिलेश जी को जाने के लिए यूपी भी गया था। अच्छा। और वहां भी मैंने उनके लिए काम किया, जबकि उनको मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं जानता था कि योगी आदित्यनाथ जो है उनका लिंचिंग का सिस्टम और कम्युनल सिस्टम एक्सट्रीम हाइट पर था। वो शेड्यूल कास्ट को और मुस्लिम के पीछे पड़े हुए थे, तो उनको हटाना जरूरी था।
लेकिन कुछ गलतियां के कारण अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, नहीं तो उसी साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते। तो हमारी शुरुआत 2021 से हुई शुरू। और बिहार जाने का प्लान जो हुआ उसका कारण लेबर था, पलायन लेबर। मेरे दिमाग में आया कि आखिर में मैंने हमारे गांव कॉलोनी में लोग काम करते थे, मैंने पूछा कि तुम कहाँ से हो? बिहार से। तुम्हारे पिताजी क्या करते? तो वो मजदूर है। और तुम्हारे दादा क्या करते थे? वो भी मजदूर है। तो हमें लगा कि अभी तक 3 जनरेशन इसका मजदूरी क्यों है। बिहार गए 2021 के बाद 2022 बिहार गए, पूरा बिहार घूमे, 9 महीना घूमते रहे पूरे जिला में। हर जिला का स्कूल देखे, हर जिला का अस्पताल देखे, हर जिला के लोगों से बात की, आते रहे दिल्ली से जाते रहे, मतलब घूमते रहे वहाँ, लोगों से मिलते रहे और पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेट से मिलने की। आखिर में यहाँ का शिक्षा क्यों बर्बाद है? यहाँ का शराबबंदी में खाली गरीब लोग को जेल में क्यों भेजते हो? शराब तो सब पीता है, खाली मुसर कम्युनिटी और जो गरीब है वही जेल जा रहा है। शिक्षा बिल्कुल बर्बाद है, स्कूल में है ही नहीं। कोई डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको अस्पताल जो है बिल्कुल ठीक नहीं मिलेगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य को इन्होंने खत्म कर दिया। और तीसरा, इन्होंने इतने साल तक नीतीश जी हमारे रहे, एक भी इंडस्ट्री नहीं लाए ताकि वहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। तो हमारे राज्य के लोग जो अनपढ़ हैं वो पलायन कर रहे हैं। और इसका कारण है कि बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बिहार में बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने शिक्षक की जो बहाली की, गुणवत्तापूर्वक शिक्षक नहीं थे। तो बच्चे हमारे 8 जाते जाते 50% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते। 10th जाते जाते 75% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और 12th जाने के पहले समझिए कि 95% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और सिर्फ 6% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं। और वो भी ग्रेजुएट एग्जाम का सिस्टम जो है हायर एजुकेशन में नीतीश कुमार ने बहुत ही रेगुलर रखा है। तो नीतीश जी को दिमाग में घुस गया कि अगर हम रोड और ब्रिज बना दें और बिजली ला देंगे तो बिहार का विकास हो गया। लेकिन मैं नीतीश कुमार को पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा अनपढ़ हो जाए, या लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में एयर कंडीशन घर हो, एयर कंडीशन गाड़ियां हो, टेलीफोन हो, सब शान शौकत हो, और तुम्हारा बेटा मूर्ख हो तो तुमको क्या लगेगा? तुम्हारा घर का विकास हो गया? नहीं। तो परिवार का विकास उसके बच्चों से होता है, और उसने नीतीश कुमार जी ने इन बच्चों को विकास होने नहीं दिया। और इसी कारण आज हमारे बिहार से 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके राज्य के, देश के भिन्न राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं। तो एक ये रीजन था कि अब हमें लगा कि हमें फुल फ्लेज नेता बनना चाहिए, कि आखिर में नेता करता क्यों नहीं काम। तो अगर हम ब्यूरोक्रेट्स रह करके, देखिए ब्यूरोक्रेट्स रह करके मैंने बहुत सारी कामें की। जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल एक नॉर्मल हॉस्पिटल था, आज वो एम्स के बराबर खड़ा हो गया। आज वहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, देश का सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लॉक है, वहाँ गरीबों का इलाज फ्री होता है। तो हमने कहा कि जब ब्यूरोक्रेट्स होकर के, मैंने डीजी होकर के, प्रिंसिपल डायरेक्टर होकर के, जब मैं इस अस्पताल को इतना ठीक कर सकता हूँ सरकार से पैसा मांग करके, तो क्यों नहीं नेता बन करके एक बार हम नीति को बदलने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो मजदूर के बच्चे हैं वो मजदूर बनने से रुक जाए, उनको जॉब दे ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, स्कूल में गुणवत्ता का शिक्षक लाएं, सरकार को कहें कि बेसिक एजुकेशन पर ही खर्च करो ज्यादा। जो प्रिलिमिनरी अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड है, खास करके क्लास 1 से 8 तक, उस पर बजट का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को क्लास 1 से लेकर 8 तक कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। अगर क्लास 1 से 8 तक अच्छी पढ़ाई हो जाए तो फिर बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, फिर उनको स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे हीन भावना से छोड़ देते हैं, जब देखते हैं कि हमको तो कुछ आता नहीं है, कम पढ़ के क्या करें, हम मुश्किल से पास करते हैं, मुश्किल से आगे जाते हैं। आखिर में आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है। क्यों बनता है? पॉलिटिशियन अपने बच्चों को बिहार से बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं ठीक कर पाता। यही कारण है मुझे
नीति में आने का। सर, आप बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, नए बिहार के, शिक्षित बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सच ये भी है कि बिहार के लोग विकास को वोट नहीं देते, बिहार के लोग जातियों पर वोट देते हैं। ये तो आपने एकदम सही कहा श्वेता जी कि बिहार का जो हमने एक्सपीरियंस देखा है इन 3-4 सालों में, इसका कारण है कि हमारे लोग शिक्षित समझदार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब अभी देख लीजिए, अभी जैसे हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो, महागठबंधन का मैनिफेस्टो हमने बनाया, हम बना ही रहे थे कमरे में बैठ करके, उसी कमरे में कोई ना कोई ऐसा लोग होंगे जो नीतीश जी को बता रहा था कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग 6-7 लोग थे। हमने कहा कि भाई हम वृद्धा पेंशन को बढ़ा देंगे, लोग नीतीश कुमार 400 देते हैं, हम 1500 करेंगे। तो जैसे ही हमने डिस्कस ही कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के यहाँ खबर पहुंच गया, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हम 400 से 1100 कर रहे हैं। दूसरे दिन हमने कहा कि हम लोग 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी नहीं रोजगार देंगे हर पंचायत। लोगों ने पूछा हमसे डॉक्टर साहब कैसे 1 करोड़ देंगे? मैंने कहा हर पंचायत में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग लाएंगे, और वहाँ के बच्चे जो 8वां पास है, 10वां पास है, वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। उस हर पंचायत में हम 800, 900, 1000, 2000 नौकरी क्रिएट करेंगे, ताकि हम 1 करोड़ नौकरी 5 साल में दे सकें। वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और गठबंधन में लिखने वाले थे। दूसरे दिन वहां पता चल गया कि नीतीश कुमार बाहर में अनाउंस किए कि 1 करोड़ रोजगार हम भी देंगे। अच्छा। अब आप ये देखिए कि जो आदमी 20 साल तक उसको समझ में नहीं आया, वो हमारी बातों को सुन करके वो अनाउंस करता चला गया। हमने कहा कि हम लोग महिलाओं को, हमारे एक नेता महागठबंधन से तेजस्वी जी बोले कि 25 रुपया, राहुल जी बोले तेजस्वी जी कि हम लोग 25 रुपया देंगे। उन लोगों का अपना था कि इसको डाला जाए उसमें संकल्प पत्र में। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हम तुरंत 10,000 रुपया देंगे। 10,000 तो आने भी लग गए हैं। हाँ, तो आप ये देखिए कि ये जो नीतीश की सरकार है, जो लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके वोट को लेना चाह रहा है, घूस दे रहा है। इसको घूस ही कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है और सितंबर में आप पैसा डाल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस पर तो नीति आयोग को एक्शन लेना चाहिए था कि 20 साल तक आप क्या कर रहे थे, 20 साल तक आप, और अभी आप पैसा कैसे डाल सकते हैं? आप इस तरह से, आपने जो 75 लाख महिलाओं को पैसा देने के लिए सोचा 10,000 रुपया, और वो भी सेंट्रल से गया, तो ये सब क्या बात है? इस तरह की बातें बिहार में चल रही है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके भिखमंगा बना दिया, मानसिकता को खत्म कर दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार भी हमारी महिलाओं को दे करके 10,000 रुपया, 5,000 रुपया दे करके महिलाओं को जो है खत्म कर रहा है, मानसिकता को दबा रहा है। इंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा है, वो देगा भी नहीं, जबकि हम लोगों ने अपना घोषणा में लिखा है कि हम महिलाओं को 2 लाख देंगे। अच्छा, आज तक नीतीश कुमार बिजली फ्री देने के नाम पर बहुत गुस्सा होते थे। हम लोगों ने जब कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया कि हम 120 यूनिट फ्री देंगे। तो ये सब बातें जो है चुनावी मुद्दा उनका रहा। नीतीश कुमार ने, अगर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को सरेआम सजा देनी चाहिए, जिसने हमारे गरीबों को गरीब बना दिया, विकास के बेरोजगारी में एकदम हाइट पर लेकर चला गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, और स्वास्थ्य के मामले में हर साल हमारे 20 लाख लोग दिल्ली आते हैं अपने हार्ट का, ब्रेन का, कैंसर का इलाज कराने के लिए, और छोटे मोटे बीमारियों का भी इलाज कराने के लिए। इनके कोई भी जिला, आज 38 जिला है ना, किसी जिला में इनका न इंटेंसिव केयर यूनिट है, न कार्डियक केयर यूनिट है, जहां पर हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो इलाज हो सके, जहां पर किसी को सांस का तकलीफ हो या इमरजेंसी हो जाए। अब आप ये सोचिए ना कि एक रेप होता है मुजफ्फरपुर में, अब मरीज को लाया जाता है मुजफ्फरपुर से पटना में, क्यों? मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है, इसका मतलब आपने मेडिकल कॉलेज तो बना दिया। अब इनका अपना जिला है नालंदा, नीतीश जी का, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बना दिया, अब वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, 0 फैसिलिटी है।
प्राइमरी ट्रीटमेंट करके लोग रेफर कर देता है पटना। तो ये दिखावा वाले मुख्यमंत्री हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिनको आप दिखावे वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की भी उपाधि मिली हुई है। गलत। आज नीतीश कुमार के राज्य में जितना बिहार में करप्शन है और जितना क्राइम हो रहा है उतना आज तक नहीं हुआ। कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है। और पटना में खास करके हर दिन, पटना जिला में, पटना कैपिटल में ही हर दिन कोई ना कोई हत्याएं, पटना के आसपास कोई ना कोई हत्याएं होती ही रहती है। और क्राइम तो मत पूछिए आप। अभी 70,000 से ऊपर करोड़ का स्कैम हुआ, सेंट्रल ने खुद जांच किया है, लेकिन चुप है। डबल इंजन की सरकार है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? फंस जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी मिली हुई है, जेडीयू की सरकार भी मिली हुई है। 70,000 करोड़ पर मीडिया भी मिला हुआ है, तो मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा है। मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा है, पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये 70,000 करोड़ लेकर के बैठे हुए हैं इन लोग। अरे पैसा रूरल एरिया का था, ये गांव का पैसा था, जहां से गांव का विकास किया जा सकता था। उस पैसा को इनके ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोग खा गए, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। ये तो एक छोटी सी स्कैम है। वहां तो लोग, मैंने गांव में देखा कि गांव के लोग परेशान हैं। वहां के बीडीओ, सीओ और कोई भी काम कराने जाए उसको पैसा चाहिए। दरोगा, थानेदार, मतलब करप्शन हर जगह है वहां। करप्शन के बुनियाद पर ही नीतीश कुमार का शासन खड़ा है। नीतीश कुमार को सर मानी चाहिए। यू हैव टेकन द बिहार डाउनफॉल इन द होल कंट्री। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड स्टिल ही वांट्स टू कंट्रोल एंड पीपल स्टिल वांट्स टू हेल्प। ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप बताइए। नीतीश सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, जिनको लेकर प्रशांत किशोर लगातार बहुत ही मुखर भाषा में उन्हें खिलाफ बोल रहे हैं। वो ठीक बोल रहे हैं। उनके पास कुछ पैसा पकड़ा गया है, करोड़ों रुपया। चुप है सरकार, उनको रिजाइन करना चाहिए था तुरंत। और दूसरी बात, आपने अशोक चौधरी की बात किया, ये सिस्टम भी बदलना चाहिए कि अगर कोई लड़की हो और कोई शादी कर ले किसी से, मतलब इस तरह का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो भी गलत है। मतलब खास करके पैसा लेकर के उनका बेटी को रिजर्व इसने टिकट दिया, जो चिराग ने, ये गलत काम किया। चिराग एक शेड्यूल कास्ट के सीट पर, खुद शेड्यूल कास्ट के सीट पर लड़ता है, खुद शेड्यूल कास्ट को अपने आप को नेता कहता है, लेकिन उस शेड्यूल कास्ट के नेता कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि आज तक अपनी जिंदगी में बता दे, वो 15 साल, उसका 15वां साल चल रहा है। शेड्यूल कास्ट के लिए क्या काम किया? एक काम बता दे वो, एक काम। जमुई में रहा 10 साल, चिराग जी रहे ना 10 साल। बिल्कुल। वहाँ के शेड्यूल कास्ट का हॉस्पिटल देख लीजिए, जनरल हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ का शेड्यूल कास्ट का स्कूल देख लीजिए, कोई टीचर नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है हम एमपी बन जाए, बीजेपी के साथ रहें, बीजेपी के साथ हाँ में हाँ मिलाएं, चाहे बीजेपी का पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन तो लेते ही हैं उन लोग। अब लेटरल एंट्री क्या था? हल्ला हुआ तो चुप हो गए, लेकिन लेटरल एंट्री फिर उन्होंने कराया आईएएस में। अब बहुत सी काम ऐसा कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का चुनाव देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन के चुनाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, अब वो खुद एक मंत्री को रख लिया जो उन्हीं का बात बोलेगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन बोल सकता है? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री डिसीजन ले रहे हैं कि किसको इलेक्शन कमीशन हो रहा है और किसको नहीं बना है। तो अनडेमोक्रेटिक काम हुआ। एक सिस्टम बना हुआ, सीबीआई का डायरेक्टर को ले लीजिए, उसका उसमें भी चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो एक सिस्टम जो बना के गया, इन्होंने प्रजातंत्र के आधार को बीजेपी खत्म कर रहा है। सबसे दुख की बात है, सबसे देश को डर है कि आज हमारा देश आंशिक रूप से प्रजातंत्र को खो चुका है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है इनके बारे में। लेकिन डॉक्टर जगदीश, एक महिला जो वर्ग है वो नीतीश कुमार को ही वोट देता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला का वोट है, जो आधी आबादी का वोट है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाता है, चाहे वो शराबबंदी के मामले पे करें। अभी 10,000 रुपये वाली बात भी चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार की जो महिलाएं हैं बिहार की, वो नीतीश के वादों पे भरोसा करेंगी या कुछ और भी ट्राई करेंगे? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता कि ऐसे हम लोग महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि देखिए आपके बच्चे को साइकिल देने से अच्छा अगर आपको अच्छे बच्चों को पढ़ा करके जॉब दिया जाता, बिल्कुल समझे कि अच्छे से पढ़ाते और उसको जॉब दिया जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने डिवाइड एंड रूल प्ले किया हमेशा, दलित महादलित किया। बिल्कुल। तो पहले तो उन्होंने पासवान और चमार को अलग कर दिया था, फिर जब हल्ला किया तो चमार को एक साथ रख लिए। सिर्फ देखे कि पासवान स्ट्रांग है तो पासवान को कह दिया कि आप दलित हैं, बाकी लोग महादलित। असंवैधानिक काम, चूंकि वो बीजेपी के पार्ट है तो उनको भी असंवैधानिक काम करने में बहुत कम लगता है। जहां तक महिलाओं की आप बात कहें तो इन्होंने महिलाओं को साइकिल दिया, लड़कियों को तो लगा लड़कियों की भाई स्कूल जाने लगी। लेकिन लड़कियों को ये नहीं मालूम कि हमारे पढ़ाने वाले मास्टर ठीक नहीं है। उनकी इतनी समझ होती तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते पहली बार। दूसरी बार में जो साइकिल इन्होंने दिया, और उसी तरह से इन्होंने एक समूह बना दिया, गीतिका दीदी, जीविका दीदी, हाँ उसके जीविका दीदी। और दूसरा उन्होंने इन लोग, आप पूछिए अगर जो रसोईया हैं और जो हमारी आशा ज्यादा काम करती हैं और जीविका जो काम करती है, इन लोग परेशान है कर्ज से, इन लोग को शोषण हो रहा है, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग जब पैसा लेती हैं 1 लाख रुपया तो उस पर इनको देना पड़ता है 15%, 24% इंटरेस्ट। अच्छा। आप नॉर्मल बैंक से लेंगे तो आपको 7 से 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप ही का पैसा है। जैसे आपने एक समूह बनाया और आपको पैसा चाहिए 2 लाख रुपया, तो आप 2 लाख उस समूह से लेंगे तो वो समूह, उस पैसा तो आप ही लोग का सबका है, तो आपको उस पर मिलना चाहिए 7% 8% के इंटरेस्ट। लेकिन कितना लिया जाता है? 2%। मतलब साल में आप 24% दीजिए। यानी आपको शोषण किया जा रहा है। वो जैसे साहूकार पहले हुआ करते थे ना, छिपा करके, अब ऑर्गेनाइज साहूकार है। नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज साहूकार बना दिया। तो जीविका दीदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले साहूकार होता था, गांव से पैसा लेते थे तो बेचारा कर चुकाते चुकाते मर जाता। तो आज जीविका दीदी भी कर से परेशान है। तो ये हम आपके द्वारा महिलाओं को समझाना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी महागठबंधन की, तो आप लोग को कर्ज माफ किया जाएगा। और आप अगर कर्ज पैसा लेंगे तो आपको जो बैंक से इंटरेस्ट लगता है वही पैसा लगेगा, उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा। और हम लोग ये तो 10,000 दे के चुप हो जाएंगे, उसके बाद नीतीश कुमार देने वाले नहीं है। इनका रवैया आप देख लीजिए। गरीब जितने जीविका दीदी हैं हमारे बिहार में, उनके परिवार बहुत रिच नहीं है। तो आप देखिए ना, आपके हर घर में गरीबों का ही नीतीश कुमार जी शराबबंदी में जेल में डालते हैं। कोई नेता को डाले हैं 20 साल में, या कोई अफसर को, आईपीएस को, थानेदार को, जबकि हर थानेदार दारू पीता है। डाले तो जरा तब जाने कि नीतीश कुमार का शासन बहुत अच्छा है। ये बोलते हैं सुशासन, ये सुशासन इनका अपना प्रमोट किया हुआ है, मीडिया ने प्रमोट किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार मीडिया के ऊपर चल रही है, गोदी मीडिया जो उसको बोलते हैं आप लोग, उस तरह से नीतीश की सरकार भी मीडिया के ऊपर चल रही है। वहां का मीडिया कोई नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लिख सकता, ये उसको पैसा देते, खरीदे में सबको, ये दिक्कत। शराबबंदी के बाद भी कहते हैं कि बिहार में खुलकर शराब मिल रही है। बिल्कुल, हर थाने में शराब मिलता है। आप सब गाँव में छोड़ दीजिए ना, पटना में आप राजेंद्र नगर में चले जाइए, वहाँ शराबें बनती है, दरोगा लोग शराब पीने आता है और वहाँ पर शराबबंदी से लोग मरते भी रहते हैं। राजेंद्र नगर पटना में, हम तो एरिया को विजिट किए, तो शराब हर जगह मिलता है, हर जगह पीता है। और इनका हर ऑफिसर शराब के बिना शाम को नहीं रह सकता। तो कितना अफसर को इन्होंने बंद किया, बताएं। अगर ये वास्तव में शराबबंदी के खिलाफ हैं तो आपने जब जिस थाने में पकड़ा गया शराब, उस शराब इंस्पेक्टर को, दरोगा को आपने सस्पेंड किया या एक्शन लिया? नहीं लिया। तो ये सब बातें खाली इनके कहने की बात है कि हमने शराब बंद कर दिया। इन्होंने ही हमारे गरीब लोगों को शराब पीने का आदत लगाया। इन्होंने फ्री लाइसेंस किया और गांव गांव में शराब का लाइसेंस दिया, हर पंचायत में। 5 साल तक खूब शराब पिलाया, सब आदत लग गया। तब उन्होंने कहा कि इन लोगों को अब आदत लग गया, अब इन लोग को जेल भेजो, तो शराबबंदी का नियम लिया है। ये नीतीश कुमार की सोची समझी चाल है। ये आदमी बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है। ये एंटी पुअर है, गरीबों के खिलाफ है, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है।
ईबीसी के खिलाफ है। अब ईबीसी में इन्होंने क्या किया है, ईबीसी में देखिए बेलदार, लोहार, बेलदार, लोहार, नुनिया, समझे, इन लोग गरीब लोग हैं। इसमें इन्होंने तेली समाज को डाल दिया ईबीसी में। अब जितने अफसर बन रहे हैं वो तेली समाज के बन रहे हैं। तेली समाज तो अच्छा है, पढ़ा लिखा है और पैसे वाला है, चाहे चावले बेचे, तेल ही बेचे, लेकिन पैसा वाला तो है ही। क्योंकि मैंने एक वकील से बात किया, तेली समाज के थे, तो हमने पूछा कि भाई आपको ईबीसी में डालना चाहिए था, तो नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग को डालना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार को वोट चाहिए तेली का, तो कहा कि भाई इसको ईबीसी में डाल दो। तो नीतीश कुमार की जो एक पॉलिटिक्स रही है देश को, बिहार को बर्बाद करने के लिए, वो चाहता है कि किस तरह से हम मुख्यमंत्री बने रहे, और लोग भी ये चाह रहा है कि इसके नाम पर, क्योंकि नीतीश कुमार का अभी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ही इज नॉट मेंटली अलर्ट पर्सन। कभी कभी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं कहते कि ही इज ए सुटेबल पर्सन टू रन द स्टेट्स, नहीं है स्टेट उनका। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मीडिया पर कि एक अफसर देने आए, उनको गमला, तो उनके सर पर गमला रख दिया। एक तरफ जब जनगणना होने लगा, जनगणना, तो ताली बजाने लगे। तो इस तरह की हरकत शो करता है कि अपने मेंटल स्थिति इनका बहुत ही स्वस्थ नहीं है। आप डीजी हेल्थ रहे हैं और अब आप बिहार इलेक्शंस में हो। बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार जी का हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा फोकस है, मुद्दा है विपक्षों के लिए। क्या कांग्रेस भी ये मुद्दा बनाएगी उनके हेल्थ के इशू का? नहीं, हम कोई पर्सनल मुद्दा नहीं बनाएंगे। देखिए, हम किसी पर प्रश्न प्रहार नहीं कर सकते। हमें जनता को बताना है कि भाजपा और जेडीयू की जो सरकार है, आप लोग को 20 साल से गुमराह कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को खत्म कर दिया है। क्राइम और करप्शन बहुत चरम सीमा पर चला गया है। इससे ज्यादा क्राइम और करप्शन नहीं हो सकता। हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे सब कुछ में, चाहे क्राइम हो चाहे करप्शन हो। हमारी सरकार जब आएगी तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखेंगे। और जो हमने वादा किया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहां भी देखिए, महिलाओं को हमने तेलंगाना में कहा कि 2000 रुपया देंगे, हम लोग महिलाओं को 2000 रुपया, 2300 रुपया दे रहे हैं। उसी तरह से हम लोग झारखंड में बोला, झारखंड में भी पैसा दे रहे हैं। इन्होंने कभी देने के लिए नहीं सोचा, और हम लोग ने सोचा है कि देंगे, ताकि अगर घर में 5 महिलाएं हैं तो इसका मतलब कि 10,000 रुपया, 25 चौक मतलब 12,500 रुपया हर महीने जाएगा, तो परिवार की स्थिति काफी सुधर जाएगी। तो ये हम लोग का जो वादा है, हम लोगों ने जो अपना मैनिफेस्टो में लिखा है, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। और हम लोग नीतीश कुमार की मानसिकता ऐसी थी, नीतीश कुमार इज नॉट होल पब्लिक। ये तो मूर्ख बनाने की बात है बीजेपी की। एक्चुअली बीजेपी में कोई नेता है नहीं जो उस मानसिक स्थिति जिसका खराब है, उसके बराबर भी उसके यहाँ नेता नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए क्या कहेंगे आप? सम्राट चौधरी तो मतलब क्या बोलेंगे, सम्राट चौधरी जी का डिग्री फर्जी है। अब देश के सबसे बड़े नेता का भी डिग्री फर्जी हो तो अब उनके डिग्री पर क्या बोलोगे? तो मतलब अगर बड़ा मंत्री लिया जाए, देश का बड़ा मंत्री, बहुत बड़ा नेता, तो उनके सामने सम्राट चौधरी एक चूहे के जैसा है। कोई शेर है तो चूहा है। तब जब शेर को ही नहीं कोई बोल रहा है तो चूहा को क्या बोलेगा? तो इनकी नकली डिग्री तो है ही, जो बोला जा रहा है नहीं है तो आप खुल के आइए ना। देखिए, यहाँ पर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो आप खुल कर आइए। सम्राट चौधरी को खुल के आना चाहिए कि भाई हमारा ये देख लीजिए, मैं यहाँ से पास किया, आप हमारा यूनिवर्सिटी जाके चेक कर लीजिए, जिसको भी चेक करना है। और यूनिवर्सिटी को भी चाहिए दिखाना कि भाई हमारे कॉलेज से पास किए। तो ये सब बातें जो है, ये सब नेता सम्राट चौधरी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता। वो भी उस आदमी को गाली देता है जिसके कारण वो आज समाज में सर उठा के चलता, वो है हमारे लालू जी। आज समाज में जो परिवर्तन आया है, वो लालू जी को जो भी लोग बोले, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला लालू जी ही है, जिन्होंने एक ऐसा चेंज लाया कि गरीबों को जीने के स्थान से जीने के लिए हक दिलाया, जो नहीं मिल रहा था बिहार में। तो एक सामाजिक परिवर्तन उन्होंने शो किया और उनका नाम इतिहास में हमेशा इसलिए याद किया जाएगा। लेकिन लालू जी के जंगल राज को लेकर बहुत बातें होती हैं, वो क्या था? देखिए, जंगल राज तो ये सब मीडिया कैसे फैलाती है उसकी बात है। छोटी मोटी घटनाएं हुई है, इसमें लालू जी का कोई कसूर नहीं। मान ली लालू जी का कोई लोग क्राइम करता है, कोई गलती करता है, तो हम लालू जी को उस पर ब्लेम नहीं कर सकते।
लेकिन मीडिया उसी को बहुत हाईलाइट करता है। मैंने खुद इसको भोगा हुआ है। देखिए सफदरजंग आप देखिए ना, वहां पर खाली एक गलती से एक वार्ड में झाड़ू नहीं लगा तो पेपर में तुरंत निकालता था जगदीश प्रसाद के राज में गड़बड़ है। जबकि जगदीश प्रसाद ने जो सफदरजंग को कर दिया वो 70 साल में किसी आदमी, किसी भी डायरेक्टर एमएस ने नहीं कर पाया और न कर पाएगा जो हमने कर दिया। तो लालू जी को मीडिया ने बर्बाद किया। आज मीडिया क्यों नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा जंगल राज है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा अपराधीकरण होता है। आज हमारा मतलब नेशनल बोर्ड जो नेशनल होम मिनिस्ट्री का है वो भी बोलता है कि ब्यूरो कि क्राइम जो है बिहार में और यूपी में सबसे ज्यादा है पूरे देश में, लेकिन कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। कांग्रेस इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती? बना रही है, हम बना रहे हैं इसको। भ्रष्टाचार और जो अपराधीकरण का है इसको हम मुद्दा बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम जीरो लाएंगे, जीरो टॉलरेंस हमारा रहेगा। किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बिहार चुनाव में जा रही है? देखिए बिहार चुनाव में बेसिकली हम लोग जा रहे हैं नौजवानों को रोजगार देने। जो लोगों को नौकरी नहीं मिला, पलायन को हम लोग रोकेंगे। कैसे? पलायन को हम लोग रोजगार लाएंगे, हर ग्राम पंचायत में 1 करोड़ जो हमने कहा है वो लाएंगे और यहाँ के लोगों को बाहर से लाएंगे ताकि हमारे पैसे। और दूसरा है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा पैसा मैक्सिमम खर्च होगा ताकि हमारे लोग, अब जैसे मैं राजगीर से हूँ, पावापुरी में इतना ठीक रहेगा कि वहाँ के लोगों को पटना का रास्ता नहीं देखना पड़े, दिल्ली का भी रास्ता नहीं देखना पड़े। वहाँ सब कुछ होगा, चाहे हार्ट का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, ब्रेन का इलाज हो, किसी चीज का इलाज हो, वहीं पर डॉक्टर रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। सारे सीट को भरा जाएगा। इतनी सीटें खाली है, इनको खाली नीतीश कुमार को बिल्डिंग चाहिए। आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख लीजिए पटना में, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। अब आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी इतना बड़ा इन्होंने बनाया है और एकदम बिल्डिंग खाली चमक रहा है, लेकिन भीतर में कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। आप ये सोच लीजिए। तो ये है नीतीश कुमार का देन बिहार के लिए, और उसी को समझता है कि हमने विकास कर दिया। क्योंकि बिल्डिंग बनाने में इसको पैसा मिलता है। अब टीचर रख लेगा या पढ़ाने वाला कोई रख लेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। लोगों को दिखा दिया कि हमने देखो इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। हमने ब्रिज बनाते रहते, ब्रिज तोड़ते रहते हैं। इनके राज में जितना ब्रिज गिरा है और जितना करप्शन हुआ है उतना तो किसी भी राज में नहीं हुआ है। तो ये लालू जी की जो बात करते हैं, उस समय ऐसा होता था, ये मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया था कि उसको मीडिया का ही देन है कि इस तरह का बात करता है। आज क्यों नहीं बोलता कि भारत सरकार में जुबले की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, जुबले की सरकार क्यों नहीं बोलता? मीडिया चुप है। मीडिया चुप है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी जब गए चंपारण तब बोले कि अगले बार आप आएंगे तो इसी ईख का चीनी के खेत, ईख होगा, चीनी का मिल होगा, इसी का चाय पिएंगे। वो बोले और उसके बाद उनका सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने जमीन को बेचना शुरू कर दिया और 400 एकड़ जमीन बेच भी दिए और वहां का एमपी ले लिए, बीजेपी के एमपी ले लिए जमीन को। तो क्या फैक्ट्री बनेगा? तो जुमलेबाजी। अब मीडिया उसको उछाले तब तो, मीडिया कोई नहीं उछालना चाहता। डेली बिहार तो वहां क्राइम हो रहा है पटना में, कहाँ बोलता है? चुप हो जाता है, एक लाइन लिख देता है, 2 आदमी को गोली मार के चला गया, बस। ये नहीं लग रहा है कि करप्शन नीतीश कुमार के टाइम में करप्शन बढ़ गया। तो मीडिया ने हाईलाइट किया पूरे, इनका हाईलाइट नहीं करता लोग, क्योंकि सब लोग जो हैं, जो मीडिया में ग्रुप है, जर्नलिस्ट जो है, उनकी मेंटेलिटी जो है वो क्या बोलेंगे आप, किस तरह का बोलेंगे आप, जिसको बोलते हैं कि हायर कास्ट से क्या बोलते हैं उसको, सवर्ण वाले, स्वर्ण माइंड के लोग हैं। माइंड, उनका माइंड, पढ़े लिखे नहीं है लोग। आईएएस आईपीएस बन जाना पढ़े लिखे नहीं होता है। जो आदमी, जिस आदमी के दिमाग में जाति आ जाए वो आदमी पढ़ा लिखा हो नहीं सकता। लेकिन जगदीश जी, यही तो मेन मुद्दा है कि पढ़ लिखने के बाद भी बिहार से जाति नहीं जा रही है और लोग जातियों पर ही वोट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो बिहार का युवा है वो इन मुद्दों पे वोट नहीं दे रहा है, वो जातियों पे ही वोट दे रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं से आग्रह करूंगा कि मेरे बच्चे, अभी तुम्हें काफी जिंदगी गुजारना है। आप
खुद अपने परिवार को समझाइए और आप खुद आगे आइए और मुद्दों पर वोट दीजिए और देखिए कि 20 साल में नीतीश ने आपके परिवार को क्या किया, आपके पूरे राज्य, आपके गांव में लोगों को कितना विकास हुआ, उस पर वोट दीजिए। रोजगार पर वोट दीजिए, शिक्षा पर वोट दीजिए, स्वास्थ्य पर वोट दीजिए, क्राइम और करप्शन फ्री पर वोट दीजिए। आप छोटे छोटे चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, ये सब मत देखिए। कौन आदमी खड़ा है, कैसा है, उस आदमी को देख के भी वोट दीजिए। सिर्फ पार्टी पर नहीं, पार्टी के अलावा भी आप देखिए कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी का क्या संकल्प पत्र में क्या बोल रहा है और वो आदमी क्या अपने संकल्प पत्र में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार की, पलायन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन्हीं मुद्दों पर जन स्वराज पार्टी भी है जो इस बार चुनाव लड़ रही है। तो लोग जन स्वराज पार्टी पे विश्वास क्यों ना करें? अगर जन स्वराज पार्टी लड़ रही है और वो दमखम से लड़ रही है तो किसका वोट कट रहा है? देखिए, जन स्वराज की पार्टी जो है वो, जैसे हम लोग बोलते थे आम आदमी पार्टी, वो बी पार्टी है बीजेपी का। तो हमारी तो मुलाकात है उनसे, वो भाजपा के ही सेकंड पार्टी हैं। वो किसको वोट काटेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक उनकी बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं, और मेरी 3 मीटिंग उनके साथ हुई है, समझे कि नहीं, और हमें उनके बात से लगा कि वो भाजपा के फिलॉसफी पर ही चल रहे हैं और भाजपा का ही वो बी टीम है। तो किसका वोट काटेंगे, वो पैसा दे दे करके उनके साथ जितने लोग घूम रहा है, बिना पैसा का कोई नहीं घूमता। सबसे बड़ी बात तो है, बिना पैसा का उनके साथ कोई नहीं घूमता। उनके पास अथाह पैसा है, अथाह गाड़ियां लगा दिया है। जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं उतना सब मिलके भी नहीं खर्च। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आ कहाँ से रहा है, ये तो केंद्र सरकार पूछे। हम लोग तो एक घर लेते हैं तो पूछा जाता है कि कहाँ से पैसा लाए, जबकि सब चेक से जाता है, समझे कि नहीं। लेकिन उनसे कोई कौन पूछेगा? अभी नीतीश कुमार से कोई थोड़े पूछ रहा है कि 17 करोड़ का कहाँ खर्च किया। अब तक हंगामा होना चाहिए था, अब तक नीतीश कुमार को रिजाइन कर देना चाहिए था, बीजेपी सरकार को गिर जाना चाहिए था, समझे कि नहीं। एक रेल दुर्घटना होती है हमारे देश में और हमारे देश के रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन कर देते हैं। सोचिए, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, इसको कहते हैं नेता। तो आजकल के नेता को क्या बोलिएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन कांग्रेस तो ये सवाल नहीं खड़े कर रही प्रशांत किशोर पर। करना चाहिए, करना चाहिए। प्रशांत किशोर, हम देखिए, हम किसी पर सवाल नहीं करना चाहते। लेकिन इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा चुनाव में लग रहा है, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो देखने वाला है वो है भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उसको जान रही है, इग्नोर कर रही है। उससे पूछ ले कि आप इतना लोगों को कहाँ से रखे हुए हैं, आपने गाड़ियां कहाँ से खरीदी, कहाँ से आप पैसा दे रहे हैं, नहीं पूछेगी सरकार। तो हम लोग उसमें टाइम क्यों बर्बाद करें? हम क्यों नहीं बात करें कि हम क्या करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि 20 साल में नीतीश ने क्या नहीं किया, हम उसको करेंगे। हम अपना पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते किसी के बारे में क्या करके। हम अपने आप को हम लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि विपक्ष बहुत कमजोर है। क्या वाकई विपक्ष कमजोर है? विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं है। आज भारत सरकार, केंद्र सरकार बैलेट पेपर से करा ले। आज वोट चोरी का जो मुद्दा उठा है वो गलत नहीं उठा है, वो सही उठा है। जो राहुल जी, मोदी और राहुल जी और तेजस्वी जी पूरे घूमे, और महागठबंधन के और सब नेता, बीआईपी, सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सब लोग घूमे पूरे बिहार में राहुल जी के नेतृत्व में। तो ये गलत नहीं घूमे, इन्होंने एक महिलाओं का वोट को काटा है, और खास करके मुस्लिम महिलाओं को वोट को काटा है। तो इस तरह की बातें तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, यही जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं, ये भी अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस जिस पद पर हैं उस पद पर हम लोग भी रह चुके हैं, उस तरह का एक इक्वल पद पर, लेकिन हम लोग कभी गलत काम होने नहीं दिए। अगर कहीं भी कोई मंत्री कोई गलत बात करते थे तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट करते। अभी ज्ञानेश कुमार जी अपना जो मनमानी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कहने पर, फिर बाद में आधार कार्ड को माने। शुरू में आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे थे। अब कितना गरीबों के पास घर ही नहीं है, तो क्या क्या दिखाएगा कि जमीन के जायदाद कहाँ है? पासपोर्ट कौन दिखाएगा, बताइए। और ऐसा 5 चीजें हैं, 5 चीज उसमें ऐसा चीज उन्होंने मांगा जिसमें न जन्म से कोई मतलब है और ना
उसका आवासीय से मतलब। तो ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने 11 चीजों को उन्होंने माना। तो ऐसे सरकार को अब क्या कहेंगे। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाए हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य का जो मुद्दा उठाए हैं, लेकिन उनके जब आप टीम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा इनकी जो टीम की जो व्यक्तिगत बात है वो बेसिकली गरीबों के लिए नहीं है। आप भीतर जाकर बात करें, ये डिस्टर्ब करने वाली टीम है कि हम किस तरह से आरजेडी कांग्रेस को वोट को अलग करें। लेकिन इंटरव्यू में तो वो लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं? अपने इंटरव्यूज में वो लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो होता है बोलते हूँ। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, बहुत बात है। अगर वो अच्छी चीज का तेजस्वी की तारीफ नहीं हो रही, लेकिन लालू यादव की बहुत तारीफ कर रहे हैं वो, तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ना कि आई अप्रिशिएट इफ ही रियली अप्रिशिएटिंग द लालू जी, तो लालू जी के साथ मिल जाए। अब मिल के बोले कि हम तो लालू महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। अगर उनका इतना दिल है तो अभी भी समय है, बोल दी कि मैं लालू जी के साथ हूं, क्योंकि महागठबंधन तो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। हमारा मुद्दा भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है और उनका भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है, ठीक है ना। तो हमारे साथ मिल जाए। हम तो उनको यही कहेंगे कि आइए, अगर आपका मन साफ है तब। प्रशांत किशोर जी, अगर आपका मन साफ है, हमको तो नहीं लगा कि आपका मन साफ है, अगर मन साफ है तो आइए। और हम कहेंगे अपने नेताजी को, राहुल जी को, तेजस्वी जी को कि भाई इनको भी अपने साथ मिलाइए। आप बात कर रहे थे दलित और महादलित की। महादलित का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ है, तो आप क्या कहेंगे महादलित वोट बैंक पर कि वो क्यों कांग्रेस को वोट दे या वो क्यों महागठबंधन की तरफ जाए? देखिए, महादलित का जो एक्सपेक्टेशन था उसमें आज तक नीतीश कुमार न किसी को डॉक्टर बना सके, न किसी को इंजीनियर बना सके, न किसी को अफसर बना सके। आज भी महादलित में अगर कोई आप समाज ले तो मुसहर समाज सबसे गरीब है और आज भी गरीब है। 20 साल पहले जो गरीबी था आज भी गरीब है। आज उसके पास भी जमीन रहने होने का नहीं है। और महादलित में जो जैसे थे, इन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि अगर महादलित है तो उसके लिए हम महादलित विद्यालय खोल दें, महादलित को इलाज फ्री हो जाए, या महादलित को हम नौकरी में प्रेफरेंस दें। ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने क्या काम किया, तो कोई गांव में खड़ा है तो उसको बना दिया इसको में एक 10,000 रुपया देंगे। अरे किसी को 10,000 दे करके तुम उसको क्या शो करना चाह रहे हो महादलित को पंचायत में? आप उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो ना, उनके बच्चों को एक नौकरी दे दो, तब तो हम मानते हैं महादलित। तो महादलित जिस तरह से भाजपा की सरकार लोगों को मूर्ख बना करके, मानसिकता को खत्म करके आज 12-13 साल हो गया राज कर रहा है केंद्र में, उसी तरह से नीतीश कुमार भी दलित महादलित बन करके ये लोगों में लड़ाया और उसकी वोट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब महादलित भी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार से हम लोग का परिवार का कल्याण होने वाला नहीं है, तो इसलिए अब वो कांग्रेस की तरफ ही आएंगे। क्योंकि आप देखिए, आज 70 साल जो भी कांग्रेस ने राज किया, हमेशा इसने शेड्यूल कास्ट के बारे में सोचा। आज शेड्यूल कास्ट के परिवारों में कोई भी आगे बढ़ा है तो ये कांग्रेस की देन है। मैं बोलता हूँ बीजेपी की देन नहीं, नीतीश कुमार की देन नहीं है, ये सिर्फ देन है कांग्रेस की। इसलिए हम कहते हैं, और जितने कांग्रेस के राज में शेड्यूल कास्ट एंजॉय किया और किया सब कुछ में, उतना कभी नहीं किया। तो हम तो अभी भी कहेंगे कि सारे शेड्यूल कास्ट को एक होकर के कांग्रेस का साथ देना चाहिए। हमें अगर भाजपा को केंद्र से हटाना है तो कांग्रेस के साथ आना चाहिए। कितने सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? ये तो हमारे ऊपर पड़े है, ये तो नेता लोग को। फिर भी ये हम नहीं कर सकते, हमसे मत पूछवाइए। ये सब नेता लोग की बात है और हम उतना बड़ा नेता नहीं है। हमको डॉक्टरेट दीजिए और हमें डॉक्टर बनकर एक नेता का कैसे काम करना चाहिए वो हम चेंज करने वाले सिस्टम को, नीति को। लालू यादव ने बिहार को क्या दिया है जो उनकी फैन बेस अभी तक है? सामाजिक परिवर्तन, मैं तो बताया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। ही हैज गिवन द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द पुअर पीपुल, सेल्फ रिस्पेक्ट टू डिप्रेस्ड पीपुल। उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, समझे कि नहीं?
आपको खाना या मिले नहीं, हम्म, लेकिन आप कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकते, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। हम्म, आप अगर डिजर्व करते आप कुर्सी पर बैठिए। तो लालू जी ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिया हम्म। जो नहीं था। सर 2018 में आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई थी, वो क्या था? कोई कार्रवाई नहीं थी। देखिए ऐसा है कि 2017-16 की बात है। 2016 में यूपी चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टरों का एज 65 किया जाए। हम्म, सबको 65 कर दिया गया। नड्डा साहब देखे कि डॉक्टर प्रसाद 65 हो गया तो 65 तक डीजी रहेंगे। ऑलरेडी 4 साल रह चुके हैं, हम्म, फिर 4 साल और रहेंगे, 3 साल और रहेंगे। तो इन्होंने एक रूल लाया, इंटरनल रूल, हम्म, और कि एज 62 होगा। तो हमने कहा 62 इंटरनल रूल आप ऐसा नहीं ला सकते कि 62 के बाद आप हटा सकते किसी को पोस्ट। तो हम इनके अगेंस्ट कोर्ट चले गए। कोर्ट से हम केस जीत गए। हम्म। कोर्ट ने कहा कि आप ये रूल जो है जगदीश प्रसाद पर लागू नहीं, क्यों? क्योंकि ये डीजी है और ये डीजी आपके रूल बनाने के पहले बने। तो ही विल रिमेन इज ए कंस्टिट्यूशनल पोस्ट, ही विल रिमेन ऑन द पोस्ट टिल 65। दूसरे पर लागू आप कर सकते। कैबिनेट से पास हुआ था। हम्म, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्होंने 75 पेज का हम्म, कैट ने रूलिंग दिया, हम्म, हम कंटिन्यू कर गए। हम्म, तब इनके पास कोई चारा नहीं था, हम्म, क्या करते। एक दिन हमको घर बुलाए, बोले डॉक्टर प्रसाद अब घर पर छुट्टी चाहिए। हम्म, हमने कोई कारण तो नहीं, आप छुट्टी पड़ जाएगी। आप कारण बताते तब ना, कोई जीवन कारण। हम्म, आप कोई यूपीएससी गलती करे तो उसका कारण मैं तो नहीं हो सकता। हम्म, यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम्म, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हम्म, में इंडिपेंडेंट बॉडी है। हम्म, और हम लोग एज ए डॉक्टर आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग लिख कर देते हैं। कोई इंटरव्यू दे जाता है कि आई नो हिम वेरी वेल एंड ही हैज वर्क अंडर मी एंड ही इज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। हम लिख के देते हैं सबको जो हमारे अंडर में काम किया है। तो हमने किसी के अंडर में लिख के दिया था, क्योंकि हम भी कार्डियक सर्जन थे और सिलेक्ट हो गया। तो हम तो सबको लिख के देते हैं, चाहे ये एम्स में जाए या कहीं भी जाए, जहां भी मेरे स्टूडेंट गए हैं वहां हर जगह देख लें हमारा दस्तखत रहेगा कि दिस स्टूडेंट हैज वर्क अंडर में। तो उन्होंने कहा उस पर आपका भी शासन कार्रवाई होगा। हम आप छुट्टी पर चले गए तो कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बात थी। तो हमने कहा सर आप चाहते हैं तो छुट्टी पर चले जाएंगे, आपको ये लग रहा है कि हम केस जीत गए तो हम छुट्टी पर चले जाएंगे। और आप देखिए कि हमारे छुट्टी के जाने के बाद फिर इन्होंने नियम बदल दिया कि रिटायरमेंट एज 62 होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था 65, उसको इन्होंने फिर रूल बदला, हमको छुट्टी पर भेज करके रूल बदला और रिटायरमेंट एज 62 किया। फिर तो रिटायर होना ही था क्योंकि हम 63 प्लस हो चुके थे। तो आप इसको क्या कार्रवाई समझेंगे बताइए। तो ये बात हुई थी और उसके अवशिष्ट में हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आई हैव टू गो टू यूएसए फॉर माय ट्रीटमेंट। तो उसी बीच में इन्होंने ये रूल चेंज किया। अब छुट्टी पर गए तो ये रूल इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज किया। तो और इनको हटाने का बहुत सा कारण है, वो तो मैं आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता। बट कोई ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई हम पर नहीं हुई। जैसे एक बार पेपर में आ गया था कि सस्पेंड किया गया, कोई सस्पेंशन नहीं। इन्होंने डराया हमको जरूर, आप डरे नहीं? हमने कहा सर आप मंत्री हैं, आपसे बड़े तो हम है ही नहीं, आपकी सरकार है, मैं लड़ना भी नहीं चाहता। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया सर, तभी मैं काम कर रहा हूँ। कोर्ट कहता नहीं डॉक्टर प्रसाद रिटायर कर जाते, आप कर दीजिए, रिटायरमेंट एज को बदल दीजिए ना सर। हमने यही बोला, हमने सजेस्ट किया कि आप रिटायरमेंट रूल मत लाइए, आप रिटायरमेंट एज बदल दीजिए, हम रिटायर कर जाएंगे। तो यही हुआ, इन्होंने फिर फाइल पुटअप किया और रिटायरमेंट एज फिर कैबिनेट से पास करवाया, फिर खत्म। फिर भी उन्होंने हमको 2 साल के लिए रहने दिया, 1 साल के लिए एडवाइजर बनाया हमको। तो ये रहा। ब्यूरोक्रेसी में सर कितना दबाव होता है पॉलिटिकल नेताओं का? बहुत, लेकिन मैंने नहीं कभी समझा। मैंने फाइल पर रिजेक्ट कर दिया बहुत सारी चीजें।
सेक्रेटरी और मिनिस्टर साइन कर दिया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। तो कहा सेक्रेटरी ने कर दिया, मंत्री ने कर दिया, आप नहीं करेगा? हम नहीं करेंगे क्योंकि हम चेयरमैन है। कोई परचेजिंग था, हमने कहा नो, आई विल नॉट। हम वही करेंगे जो रूल कहता है, क्योंकि एज ए चेयरमैन इफ आई डू आपके कहने पर, तो कोर्ट हमसे कल कहेगा चेयरमैन तो आप थे, आपने क्यों किया, क्यों माना? उसमें ये नहीं देखा कि सेक्रेटरी और चेयरमैन मिनिस्टर ने कर दिया। तो नड्डा साहब को भी शिकायत था कि हमने साइन कर दिया, सेक्रेटरी ने कर दिया, और डीजी हो करके जो हमसे छोटा है उसने कहा हम साइन नहीं करेंगे। तो एक ये भी कारण है, हम आई डिडंट लिसन, साइन कर दिए थे, साइन करके फाइल मेरे पास भेज दी। मैंने कहा नो, आई विल नॉट डू, आई विल डू एज पर रूल। और रूल परमिट नहीं करता था, और बहुत ह्यूज अमाउंट की बात थी। तो हमने कहा रूल नहीं परमिट करता तो हम नहीं करेंगे। और हमारे एफए भी एग्री नहीं हुई। हमारी जो फाइनेंशियल एडवाइजर थी वो भी कही कि सर हम भी एग्री नहीं है, आपके साथ हम हैं। जब फाइनेंस भी मेरे साथ है और फाइनेंशियल मैटर है तो उसमें हम कैसे डिसीजन लें? तो हमारे मंत्री जी नाराज हुए। मतलब बहुत सारे फैक्टर था। सर, आप दलित समाज से आते हैं, कितना मुश्किल होता है दलित समाज के युवक के लिए डीजी हेल्थ तक का सफर? ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए जस्ट बिकॉज कि आप दलित समाज से आते हैं? बहुत, आप सोच नहीं सकते। जैसे सर? हर स्टेज में, प्रमोशन का हर स्टेज में हमने, चूंकि हम कम एज में प्रोफेसर हो गए थे, हम प्रोफेसर बन गए थे 34 ईयर्स, बहुत रेयर था। 34 में कोई प्रोफेसर नहीं होता, 34 ईयर्स में तो लोगों को नौकरी खोजता है। हम उसी एज में प्रोफेसर हो गए थे, और 36 आते आते हमको पद्मश्री दे दिया गया था भारत सरकार से। तो लोगों की जलन जबरदस्त हो गई थी। तो लोगों को लगा कि ये तो डीजी बन जाएगा, जो आप बन भी गए, जो बने भी। तो इन्होंने हर ऑब्स्टेकल किया, मतलब इतना ऑब्स्टेकल किया कि लोगों ने मेरा सीआर खराब किया। वो तो मेरी लड़ाई थी, सीआर खराब किया। जब हम बहुत अच्छे कर रहे थे तो लोगों ने, वो तो यूपीएससी की मेहरबानी की, यूपीएससी ने देखा कि नहीं, जो आदमी इतना अच्छा कर रहा है उसका सीआर खराब करना है। यूपीएससी ने सीआर ठीक करवाया, जो बहुत रेयर होता है, क्योंकि पब्लिक में आता था कि डॉक्टर प्रसाद काम कर रहे हैं। और जब मेरी डीजी की फाइल चली तो डीजी के फाइल को रुकवा दिया। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ फाइल नहीं रुकता है, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ फाइल नहीं रुकता। जब आपका मिनिस्टर साइन कर दे और डीओपी साइन कर दे, जैसे हमारा यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ एज ए डीजी एमंग द कमिंग इंटरनल देख करके, उसमें चेयरमैन यूपीएससी रहते हैं, लेकिन फाइल जाती है पीएम तक। तो फाइल नॉर्मली पीएम के यहाँ 1 दिन से 2 दिन ज़्यादा नहीं रहता। तो पहले तो फाइल रोक लिया कैबिनेट सेक्रेटरी ने। तो वहाँ पर हम गए कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ, सारंगी था स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट। मैंने कहा सारंगी साहब, मेरा फाइल लेके आप महीनों से क्यों बैठे हुए? नहीं डॉक्टर साहब निकाल देंगे। मैंने कहा बहुत दिन हो गया। पीएम के यहाँ फाइल पटक गया 1-1.5 महीना। तो लोगों ने कहा पीएम का फाइल रुका, इसका मतलब आपका फाइल गड़बड़ है। मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, अच्छे आदमी थे, मैं नहीं किसी को जानता था। मैं सलीम सिरवानी को जानता था। मैंने सलीम सिरवानी को कहा कि देखिए पीएम क्या फाइल है, तो मुझे पीएम से अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। तो कहे डॉक्टर साहब मेरे साथ चलना पड़ेगा। हम क्यों आपके साथ चले? हमने गया, मेरे मनोहर सिंह से मिले। मैंने कहा सर मेरा फाइल यहाँ ऑफिस में आया। तो बुलाया अपने पीएस को, सरकार था तो सरकार को, लेकिन डॉक्टर प्रसाद, तो हाँ सर वो कुछ इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुआ था 2000, तो कंप्लेंट हुआ था तो क्या इन पर कुछ एक्शन हुआ? नहीं कोई एक्शन तो नहीं हुआ, कंप्लेंट कर दिया था किसी ने। तो कंप्लेंट करेगा तो हमने कमिश्नर से पूछा हुआ है कि कंप्लेंट का क्या हुआ। तो हमने कमिश्नर, डॉक्टर प्रसाद आप जाइए, आपको फाइल आज के लिए। तो मतलब हमको पीएम तक जाकर के बात करना पड़ा। आप सोचिए। तो आप फाइल इसलिए रोकी गई क्योंकि आप एससी समाज से आते थे? हैं, ओबियसली कोई नहीं चाहता, जानता था कि ये बनेगा तो 5 साल तो रहेगा ही डीजी। और नड्डा साहब देखे कि तो 65 हो गया तो 8 साल तक रहेंगे। फिर भी हम 6.5 साल तक रहे।
तो ये सब प्रॉब्लम तो था, ये प्रॉब्लम तो होता है ये शेड्यूल कास्ट। यहाँ भी जैसे एक बहुत एलिजिबल कैंडिडेट था, तो इन लोग नहीं चाहते थे कि कोई शेड्यूल कास्ट से बने पीजीआई चंडीगढ़ का डायरेक्टर। हमने कहा नहीं, यही आदमी सुटेबल है, ही इज ए मोस्ट सुटेबल पर्सन, दूसरा नहीं बन सकता, और बनाए। वो नहीं चाहते थे। हमने कहा नहीं सर, ये आदमी ज्यादा सुटेबल है। इंस्टीट्यूशन के साथ हम लोग उसी को लाएंगे ना, हम कास्ट नहीं देखते, हम कास्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इज शेड्यूल कास्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इज ए मोस्ट सुटेबल पर्सन ने मंगाओ तो उसको बनाना पड़ेगा आपको। और हम अड़ गए, बिल्कुल फिक्स हो गया कि नो। 12 मेंबर थे, मैंने कहा नो, बनेगा तो ही बनेगा, कोई नहीं दूसरा बन सकता। तो बना पीजीआई चंडीगढ़ का डायरेक्टर। तो ऐसा कभी कभी को लड़ाई करना पड़ा, जो हमारे मंत्री जी को पसंद नहीं था। इतना ओपनली कोई नहीं बोलता, मंत्री के खिलाफ कौन बोलेगा। मंत्री नंबर 1 किसी और को कर दिया, अब फिर आप बोलिए उसको कि नहीं, उसको नीचे करिए आप। तो ये तो ओपनली कोई नहीं कर सकता ना। सही बात है। मैंने किया, मैंने कहा नो, हमारे रहते किसी शेड्यूल का साथ या बैकवर्ड के साथ इंटरेस्ट। बैकवर्ड की बात लीजिए, बैकवर्ड का सीट नहीं भरा जाता था एम्स में, 260 पोस्ट खाली था बैकवर्ड का। मैंने कहा मिश्रा जी डायरेक्टर थे, या तो बैकवर्ड का सीट भरिए या आप रिजाइन करिए। मिश्रा जी भरे। तो हमारा ये रहता था कि भाई बैकवर्ड का सीट भरिए, मतलब कि आप अननेसरी किसी को सुटेबिलिटी के नाम पर नहीं हटा सकते। आप एमबीबीएस किया है वहीं से, एम से, एमडी किया है एम से, रेसिडेंसी का एम से, फिर आप उसको कह रहे हैं अनसुटेबल चूंकि वो आ रहा है बैकवर्ड से। ये तो गलत बात है ना। आप ही का स्टूडेंट है, आप ही क्या पढ़ा है, आप ही क्या बड़ा हुआ, और फिर आप उसको अनसुटेबल कैसे कह रहे हैं। थे डायरेक्टर कोई, मुझे उनको कहा, नाम लेना चाहा, मैंने कहा इसको आप भरिए, भरा गया सब। आज देखिए एम्स में सबसे ज्यादा सब बैकवर्ड का बैकलॉग खत्म। कोई नहीं, हम अपने टाइम में सारा बैकलॉग खत्म किए, बिल्कुल खत्म किए। चंडीगढ़ का बात ले लीजिए, चंडीगढ़ में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन ही देता था लोग। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहां का बैकवर्ड कोर्ट चला गया। और कोर्ट किस लिए गया आप सोचेंगे? कोई नहीं सरकार सोच सकती। कोर्ट में गया कि मेरे इंटरव्यू में जगदीश प्रसाद होना चाहिए। मेरे लिए सम्मन आया कि आप इंटरव्यू में जाइए डीजी साहब, आप नहीं जाते। और वहां पर 42 बैकवर्ड कम्युनिटी का और 6-7 शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन 4 साल 5 साल से नहीं दे रहा था। कोई सुसाइड भी करने के लिए अटेम्प्ट किया वहां के। और अच्छे सब थे, सब ठीक थे, लेकिन नहीं देता था इन लोग प्रमोशन। पीजीआई चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, ये तो प्रूफ है, कोर्ट का प्रूफ है। कोर्ट का सम्मान आया मेरे पास कि आपको इंटरव्यू में जाना है, और हम गए और फिर सब प्रमोट हुआ। आप पीजीआई चंडीगढ़ से पूछ लीजिए। तो आप शेड्यूल कास्ट की आवाज बने? शेड्यूल कास्ट नहीं, सभी का आवाज बने जो काबिल है, ग्रसित था, चाहे वो कोई कास्ट, उसके लिए हम आवाज बने। और अरे एक कहानी है कनौजिया की, तो हमको नहीं मालूम था कि कनौजिया क्या होता है। तो हमने 7 प्रमोशन थे, प्रमोटेड वहां का था एक डॉक्टर चावला, ही वाज टेलिंग कि एवरीबॉडी इज प्रमोटेड। सो ऐसे कि एक कनौजिया का रुक गया नाम, पीडियाट्रिक सर्जरी में था, उसका कहा प्रमोशन नॉट प्रमोटेड। ये कनौजिया क्या है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, क्या है? तो कहा शेड्यूल कास्ट। मैंने क्यों प्रमोशन नहीं हुआ? ये जरूर कुछ नेक्स्ट प्रोफेसर होने, हेड होने वाला होगा। क्या चावला जी बोलिए? चावला था डायरेक्टर। कहा बन जाएगा तो हेड हो जाएगा। तो मैंने कैसे प्रमोशन नहीं देना इसको, शेड्यूल कास्ट से, इसलिए नहीं। मैंने, हमारे मंत्री थे नड्डा, मान गया हमारी बात। मैंने कहा सर इसका प्रमोशन नहीं हुआ तो किसी का प्रमोशन नहीं हुआ। तो बोले कि अच्छा ऐसा करिए डी साहब, आप इसका फाइल देखिए, आपके चेयरमैनशिप में इसका फाइल, डायरेक्टर एम्स रहेगा, ये डायरेक्टर रहेंगे, आप देखिए एज ए चेयरमैन क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगेगा कि प्रमोशन के लायक है तो हम सबके साथ प्रमोशन करेंगे। तो नड्डा साहब बात माने। हमने कहा सर कोई नहीं प्रमोशन होगा, इसको रोका गया इसलिए है
कि जैसे ही प्रोफेसर बनेगा ये बन जाएगा हेड, और वहां के लोग नहीं चाहता कि हेड बने शेड्यूल कास्ट। एंड देन मैं देखा फाइल, क्या रीजन था भाई, मैंने फाइल निकलवाया तो उससे पूछा गया कि तुम रोबोट का दाम कितना होता है। हम कह रोबोट का दाम, साला सर्जन को क्या मालूम यार, तुम रोबोट का दाम सर्जन से क्यों पूछ रहे हो, पूछो सर्जरी कैसे होता है। चावला तो गलत बात है, आई विल राइट दैट यू शुड बी टर्मिनेटेड। फिर कहने लगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ही शुड बी प्रमोटेड, गलत हुआ हम लोग से, प्रमोट लिखो। और उसी देर से कनौजिया का प्रमोशन हुआ, आज वो हेड है पीडियाट्रिक सर्जरी का। हम उसको थोड़ी जानते थे। तो किसी भी जो सफर रहा उसके साथ हम सफर होने नहीं दिए। आई वाज नॉट नोइंग, आई हैवंट सीन हिम टिल टुडे, आई हैवंट सीन हिम। आज तक हम उसको नहीं देखे कि कौन है कनौजिया, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी। हाँ, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि इन लोगों का सिस्टम ऐसा है। I have suffered at every stage of my life. Every stage of my life I have fought with these people. एम्स में मैंने MCS के लिए अप्लाई किया, एम्स का स्टूडेंट, MBBS एम्स से, MS एम्स से, और जब मैं अप्लाई किया हार्ट सर्जरी के लिए तो पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब आप इसे और क्या बात करते हो कि जगदीश प्रसाद को नहीं आना, पोस्ट कैंसिल करो। हड़ताल हुआ, फिर मैंने बोला एमसीए में करके क्या करूँ, क्या सीखूंगा, जब भी लोग मेरे नाम पर ही पोस्ट हटा देता है। मैं चला गया बॉम्बे, 3 साल हम अपने वाइफ से अलग रहे, उसी में मेरी शादी हुई थी। तो ये तो क्या, कोई ऐसा स्टेज नहीं लाइफ का मेरा कि एक से दूसरे में जाने में हमको स्ट्रगल ना करना पड़ा। हाँ, चाहे हम प्रोफेसर बने, चाहे डायरेक्टर प्रोफेसर बने, चाहे एडिशनल डीजी बने, हमको कमीशन जाना पड़ा लड़ने के लिए, फिर स्पेशल डीजी में लड़ाई करना पड़ा, फिर डीजी में लड़ाई करना पड़ा। मतलब हर स्टेज में हमारा फाइल को रोका गया। मतलब आधा समय मेरा इसी समय चल जाता था, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, सिर्फ कास्ट की वजह से। सिर्फ कास्ट, बहुत ज्यादा एक्सेस। आप सोचिए कि रिटायरमेंट को एज को कम किया गया लास्ट तक। हम तो डीजी बनने के बाद क्या हमसे कोई सुटेबल आदमी था सरकार के पास, एडवाइजर? कोरोना में इतना लोग मरते नहीं मरते। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हर मुद्दे पर बहुत ही खुलकर बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर जी, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक। फिर एक बार मिलेंगे आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, और बात करेंगे बहुत सारी चीजें कि हमारा देश आजाद जरूर हो गया, लेकिन अभी भी शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको अपना जो मिलना चाहिए राइट, वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और न बिना पॉलिटिकल भावना का आगे बढ़ करके संविधान को देखते हुए, संविधान के पालन करते हुए इन लोगों को मदद करना चाहिए। बस मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य का सरकार हो, गरीबों को मदद करिए। लेबर के बच्चा लेबर ना बने, इस पर विचार करिए। लेबर के बच्चों को ही पढ़ाइए जहां पर IAS और IPS का बेटा पढ़ता है, तब मैं समझूंगा कि हमारा देश में एकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।